हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक देखेंगे। परीक्षा मंथन की ये मैगज़ीन है, ई-पीडीएफ है और इससे हम गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में देखेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखे, हिंदू धर्म के सुधार और मुस्लिम धर्म के सुधार आंदोलन को देखा था। कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई जिन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार कार्यक्रम किया था। ठीक है। इस वीडियो में हम ये टॉपिक देखेंगे, गवर्नर और गवर्नर जनरल, कौन कौन से अंग्रेज गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय हुए और उन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए, इसको हम यहाँ देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल बिहार स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, हम चाह रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 1 घंटे पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया था और फिर कुछ देर बाद हम ये वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम हो या CGL 4 हो, सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। इसका 2 कार्यकाल है। ठीक है, पहला कार्यकाल है 1757 से 1760, फर्स्ट कार्यकाल। उसके बाद ये 1765 से 1767 में इसका द्वितीय कार्यकाल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सबको एग्ज़ाम में ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। केवल गवर्नर, क्या रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुग़ल बादशाह शाह आलम था। ठीक है, शाह आलम क्या था? मुग़ल बादशाह। शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब राजस्व वसूली का अधिकार 1765 में कंपनी को दे दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आपको पता है। और 1764 के बाद इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं और उस संधि के अनुसार जो मुग़ल बादशाह रहता है शाह आलम, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व वसूलने का अधिकार होता है वो कंपनी को दे देता है, क्योंकि ये लोग पराजित हो गए थे बक्सर के युद्ध में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन में जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो किसके पास था? अंग्रेज़ों के पास। लेकिन जो सत्ता थी, नाम मात्र की सत्ता, वो किसके पास थी? वो मुग़ल बादशाह के हाथ में थी। उसी को द्वैध शासन कहा जाता है। 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। ये एक घोषणा थी। आगे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 ये नया गवर्नर बनता है। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। उस द्वैध शासन को, जो द्वैध शासन था कि राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेज़ों को था और शासन नाम का शासन वो बादशाह का था, मुग़ल बादशाह का था, उसको समाप्त कर दिया इस शासन पद्धति को। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित कर दी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को स्थापित किया वारेन हेस्टिंग ने। 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आप जानते हैं। इसके द्वारा बंगाल का पहला इसके तहत, इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है वारेन हेस्टिंग को। देखिए, पहले गवर्नर होता है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, उससे बड़ा पोस्ट बन जाता है गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग ने मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। जो बक्सर का
युद्ध था उसके बाद जो समझौता होती है इलाहाबाद की संधि, उसके साथ उसके तहत 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई थी। बादशाह शाह आलम को उस पेंशन को इसने बंद कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग ने। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को इसने बेच दिया, उसको अधिकार दे दिया शुजाउद्दौला को। और यह सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ, यानी 1773 में वॉरेन हेस्टिंग ने ये बनारस की संधि की और मुगल बादशाह से इलाहाबाद और कड़ा जिले को किसको सौंप दिया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक सेकेंड। कलकत्ता के बाहर के विवाद का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत होते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सालबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में यानी वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही संपन्न हुई थी। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध और सालबाई की संधि 1781 में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की भी स्थापना की। इसी के समय में ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। जोनाथन डंकन ने कराई बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। इसी के समय में 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स करता है, जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी थी इसे हमने देखा। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। इसने कानून को प्राथमिकता दी। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने वाला भी कहा जाता है भारत में। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसी के पास न्यायिक अधिकार भी थे और फौजदारी अधिकार भी थे, यानी सजा देने का भी अधिकार था, दीवानी का भी अधिकार था। ठीक है, आपराधिक कानूनों को और जो दीवानी न्यायालय थे उनके भी उनकी भी शक्तियाँ कलेक्टर के पास थी, लेकिन उसने अलग कर दिया। ठीक है, अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गए। अब मेन काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या हो गया, केवल लगान वसूल करने का कार्य ही रह गया। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया। जो जज बोलते हैं वो जिला न्यायाधीश हो गया। ठीक है, अब जिला कलेक्टर की जगह कौन करने लगा न्याय, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे बोल सकते हैं, जो सभी दीवानी मामले देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। जो भारतीय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालत को इसने समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी। इसने भारतीय लोगों को क्या कर दिया, उच्च पदों पर नियुक्ति देने से मना कर दिया। तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790-92 में तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के शासनकाल में हुआ था, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। ये अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत थी। फिर इसके बाद अगला जो
गवर्नर जनरल आता है सर जॉन शोर 1793 से 98 में। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। यह तटस्थ नीति का पोशाक था, इसे तटस्थ नीति कहा गया। तटस्थ नीति का पोशाक था सर जॉन शोर। यह अपनी अहस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। यह हस्तक्षेप नहीं करता था, इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली, बंगाल का गवर्नर जनरल 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसकी नीतियों का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था, एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था जिसे ब्रिटिश रेजिमेंट कहा गया। हालांकि वेलेजली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। सबसे पहले सहायक संधि का इसे जनक माना जाता है। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। वेलेजली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के बाद इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया था लॉर्ड वेलेजली ने। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली को बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के अनुसार इसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इसे बंगाल का टाइगर कहा जाता था। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये दूसरा कार्यकाल रहता है इसका 1805 में, जिसने कॉर्नवालिस कोड की बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 माह के बाद गाजीपुर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं इसकी कब्र बनी हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसके बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो 1805 में। इसने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। इसी के समय में होलकर के साथ संधि राजपुरा घाट की संधि 1805 में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है इसी के काल में, बार्ले के काल में। फिर इसके पश्चात आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय में अर्थात लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित होता है, क्योंकि इसका कार्यकाल आप देख लीजिए 1807 से 1813 है। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया था। फिर अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल है 1813 से 1823। इसने अहस्तक्षेप नीति का अंत करके, यानी कि अब ये लोग हस्तक्षेप करने लगे राजनीतिक मामलों में भारत के, तो इसने अहस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 में हुआ था, गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। पिंडारी कौन थे? लुटेरे थे। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी है। इसके समय में पेशवा की संधि, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि और 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 में इसका प्रारंभ किया गया और प्रारंभ गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मद्रास का उसमें गवर्नर रहता है थॉमस मुनरो। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया, जिसमें बर्मा की सेनाएं पराजित हो जाती हैं। 1826 में दोनों के मध्य, यानी अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यांडूब की संधि होती है। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का और अधिक विस्तार हो जाता है।
इसी के समय में 1824 में बैरकपुर की छावनी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार किया, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। ठीक है, ये पहली बार सैनिक विद्रोह हुआ था। 1828 से 1835 के काल लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल आता है। विलियम कैवेंडिश बेंटिक पूरा नाम था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलते हैं। अभी तक जो ऊपर हमने पढ़ा वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और अब से शुरू होता है भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका पूरा नाम विलियम कैवेंडिश बेंटिक था, प्रथम गवर्नर जनरल बनता है भारत का। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया। कॉर्नवालिस ने जो स्थापित किया था उस न्यायालय को समाप्त किया इसने बेंटिक ने, और इनके स्थान पर संभागीय आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामतें अदालतें स्थापित की गईं बेंटिक के द्वारा। बेंटिक ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य था विलियम बेंटिक का। बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवाओं को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ये देखिए, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थीं उस समय भारतीय समाज में, उससे भी दूर करने का प्रयास किया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कर्नल स्लीमैन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत करवा दिया इसने। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ये विलियम बेंटिक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन जाता है। 1835 में मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया इसने, और शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी निश्चित की गई। इसके बाद आता है सर चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए, जिन जिन गवर्नर या गवर्नर जनरलों ने मुख्य कार्य किए उनके डिटेल दिए गए हैं, और जिन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किए, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ, इसे बस समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। 1835 से 36 तक इसने शासन किया गवर्नर जनरल के रूप में, भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में। फिर उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 में। इस काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी, जो लोकल लैंग्वेज थी उसी भाषा में इसने शिक्षा का माध्यम रखा था लॉर्ड ऑकलैंड ने। 1839 में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फिर 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। इसके काल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय था। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के लिए स्मरणीय है, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नरबली देने की कुप्रथा का दमन किया गया, जो एक महान उपलब्धि थी हार्डिंग की। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात अगला भारतीय गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। यह लॉर्ड डलहौजी का कहना था।
इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को यानी बर्मा की सेना को पराजित कर लोअर बर्मा का क्षेत्र और पेंगू को अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पेंगू जगह है। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वे रजवाड़े यानी राजा लोग, वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना पड़ता था। वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित थी, उन्हें गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया और 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर का, ये पूछता है ना, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर व संभलपुर, फिर 1850 में बघात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया जाता है इस सिद्धांत के तहत। ठीक है। 1853 में इसने हैदराबाद के निजाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उससे बरार प्रदेश को छीन लिया। 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया है ना। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत इसी प्रकार का था। अब देखिए यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य: सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में और अवध कुशासन के आरोप में 1856 में। सबसे पहले सतारा को किया गया विलय और अवध को सबसे अंतिम में अंग्रेजी राज में डलहौजी ने विलय किया। इसी के समय में डलहौजी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जानी प्रारंभ की गई। रेलवे का विकास इसके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत में रेलवे का इसलिए जनक माना जाता है क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 में बंबई से थाने प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई भारत में। ठीक है। डाक सुधार के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघर, तीनों प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशकों की नियुक्ति की गई। ठीक है। उसके बाद डलहौजी ने पृथक रूप से, देखिए इसने बहुत कार्य किए इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे PWD बोलते हैं, की स्थापना की। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में भारतीय प्रशासनिक ICS इंडियन सिविल सर्विस ICS, ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं इसी के समय में शुरू की गई। इसके समय में 1855 में संथाल विद्रोह होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही झारखंड में जो संथाल परगना का क्षेत्र है वहाँ पर संथाल विद्रोह होता है। इसके पश्चात अगला गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग है वो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और इसी को बाद में जो गवर्नर जनरल का पद है उसको हटाकर वायसराय का पद बनाया गया और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो हो गया भारत का पहला वायसराय हो गया था। क्योंकि 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हो गया था इसी के समय में और अंग्रेजों ने जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को हटाकर डायरेक्ट इंग्लैंड के साम्राज्य का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय 1857 में
बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित किए गए। ठीक है। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल की सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसी के समय में 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित किया गया। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट या रुपये का प्रचलन कर दिया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास किया गया। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनों, सड़कों और नहरों का निर्माण कैनिंग ने कराया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थी उसमें एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। ठीक है। अब अगला वायसराय को देखते हैं। प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 से 63 में। लॉर्ड एल्गिन, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबियों के आंदोलन का दमन करना। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो जाती है लॉर्ड एल्गिन की। फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला वायसराय है सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध 1864 में होता है, जिसमें भूटान पराजित हो जाता है अंग्रेजों से। अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो जाती है। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई सर जॉन लॉरेंस के समय में। फिर अगला वायसराय आते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। लॉर्ड मेयो ने 1871 में भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में शुरू होती है। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपन के काल 1881 से नियमित रूप से शुरू होती है। यानी ये पहली बार ट्रायल मारा जाता है 1871 में और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित रूप से जनगणना आरंभ की जाती है। लेकिन प्रथम जनगणना यदि पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है। लॉर्ड मेयो ने बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। इसी के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी लॉर्ड मेयो की। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई। अब अगला वायसराय आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ था और बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल इसी के समय में पड़ा था। 1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ऐसा कहा। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, यानी कोई युद्ध नहीं करेगा वहाँ अफगानिस्तान में। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण, इसी के समय में स्वेज नहर खुल गया था, भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हो गई। इसी के समय में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत की यात्रा पर आता है। अगला वायसराय है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। देखिए दोस्तों, बिहार स्टडी जोन हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन देखिए हो रहा है। यदि आपने पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ये बहुत क्रिस्प में दिया है, इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जो आपका
जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक स्पेक्ट्रम की बुक है वो बहुत मोटी है, ठीक है, लेकिन वो सब यूपीएससी के लिए है। लेकिन यदि आप बिहार से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा और जितना पढ़ा है उतना याद रखिए। मेन पॉइंट यही होता है कि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको याद है तो आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। आप मोटी सी किताब पढ़ लेते हैं और लगता है कि हाँ मुझे सब याद है, लेकिन आपको कुछ उस समय याद नहीं आ पाता, आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो कम पढ़िए, क्रिस्प पढ़िए और ठोस पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं इसका मैराथन वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सारे नए वीडियो, मतलब नए अच्छे क्वालिटी से। मैंने देखा है कि कुछ मेरे साउंड क्वालिटी मेरा ठीक नहीं कुछ वीडियो में, उसको मैं अच्छे से क्लियर करके नया वीडियो, एक मैराथन वीडियो अपलोड कर दूंगा सभी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का भी, ताकि आप एग्जाम समय उसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। लॉर्ड लिटन जो अगला वायसराय आता है 1876 से 1880 में, इसी के समय में 1876 से 78 तक भारत में भीषण अकाल पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में पड़ा। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित होता है, जो कि भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक एक्ट था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, यानी कि उन लोगों के लिए एक दुख का कारण था कि अचानक से ये क्या हो गया, समाचार पत्रों पर, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। तो भारतीयों के लिए और कठिन परिस्थिति हो गई, क्योंकि 19 वर्ष में, और उनको 19 वर्ष में कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे होंगे भारत में, समझिए, है ना। जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश करने से रोकना था। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन, अगला वायसराय आता है लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884। इसे ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में लिबरल पार्टी द्वारा इसे नियुक्त किया गया था ताकि ये भारत का वायसराय बन सके। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट की इसी के समय स्थापना हुई, पारित किया गया 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था, जिससे आगे चलकर वे स्वयं अपने शासन का भार संभाल सकें। चर्चित इल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। इल्बर्ट विवाद क्या था? इल्बर्ट विवाद में भारतीय लोग भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकते थे और यूरोपीय लोगों का फैसला कर सकते थे, यूरोपीय अपराधियों का फैसला कर सकते थे। तो इस बात को लेकर रिपन का विरोध किया गया अंग्रेजों द्वारा कि भाई तुम अंग्रेजों के होकर भी अंग्रेज होकर भी तुम भारतीयों को श्रेष्ठ क्यों बना रहे हो। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद था, ठीक है। इसमें नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। लॉर्ड रिपन ने नगरों में नगर पालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में प्रायः करता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, न कि मेरे शब्दों से। लॉर्ड रिपन भारतीयों के लिए अच्छे थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 अगला वायसराय बनता है। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। 1886 में अवध और 1887 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया डफरिन के द्वारा। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। इसी के समय में 1885 में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना, डफरिन के समय में 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 में वायसराय बनकर भारत आता है। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिमर डुरंड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल
अफगानिस्तान भेजा। यही डूरंड था, जो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, जिनके प्रयास से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई जो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। इसी के समय में दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके बाद अगला वायसराय आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899। इसी के समय में 1895 से 98 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भीषण अकाल पड़ता है और लॉर्ड एल्गिन सेकंड के काल में ही 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की जाती है। शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया जाता है। 1896 में इसी के समय में बम्बई में प्लेग फैल जाता है और 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में, वायसराय के शासनकाल में। इसी के समय में 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन अगला वायसराय, फेमस वायसराय है लॉर्ड कर्जन, 1899। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इसके काल में भी घटती हैं। 1899 से 1905। 1899 से 1900 में जो अकाल पड़ा, इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग स्थापित किया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे CID, की स्थापना कर्जन के समय में ही की गई। ठीक है। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। 1899 में भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधि ग्राह्य बन गया और इसका मूल्य 15 रुपये निश्चित किया गया, यानी एक अंग्रेजी पौंड बराबर 15 रुपये निश्चित किया गया। तो इस प्रकार देखिए विस्तार हो रहा है। भारत के जो नियम कानून है, संविधान के जो नियम कानून है, वो इसी तरह धीरे धीरे विस्तारित होते गए और वर्तमान स्वरूप में आप जो कानून देखते हैं ये इन्हीं से निकल कर आया है। और आप देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे 70 से 75% चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, है ना। डेवलपमेंट हुआ है इसी प्रकार संविधान का। कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था 1905 का बंगाल विभाजन। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910। कहाँ तक है और बस ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 अगला वायसराय। इसी के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी के समय होता है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के वायसराय के समय। 1909 में SP सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त होते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर अगले वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इनके समय में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया जाता है और 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित कर दी जाती है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। इसी के समय में 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में गदर आंदोलन का प्रारंभ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित होता है। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है। 4 अगस्त 1914 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है।
1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया जाता है, चांसलर, ठीक है, कुलाधिपति चांसलर नियुक्त किया जाता है। और कुलपति किसको बोलते हैं? वाइस चांसलर को, ठीक है, कुलाधिपति चांसलर को बोलते हैं और कुलपति वाइस चांसलर को बोलते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड अगला वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 1921। 1916 के इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल एवं सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय रहते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होता है। 1907 में आपने देखा गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं सूरत अधिवेशन में, और फिर लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में भी समझौता हो जाता है और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसी के समय में 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1919 का रूलेट एक्ट इसी के समय में पारित होता है, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, ठीक है। 1919 का रूलेट एक्ट इसी समय पारित होता है। 1919 को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। चैम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में चैम्सफोर्ड के समय में ही होती है और 1920 के समय में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बाद आपके आते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, नए वायसराय। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर मोपला विद्रोह होता है लॉर्ड रीडिंग के समय में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। रीडिंग के समय में ही 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया था। 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड रीडिंग के समय में ही होता है। लॉर्ड इरविन अगले वायसराय 1926 से 31। लॉर्ड इरविन के समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इसी साइमन कमीशन को लेकर, और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक डांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होता है। अगला है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। अगला वायसराय 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में विलिंगटन के समय में हुआ। विलिंगटन उस समय भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता होता है। विलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन रहते हैं। 1931 से 36 तक के कार्यकाल इनका है। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 को इसी लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही पारित होता है। अगला वायसराय है लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1944। भारत में नियुक्त अंग्रेजी गवर्नर जनरल में इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 36 8 14 8 साल समझिए, है ना, 8 साल के करीब। लॉर्ड लिनलिथिगो पहला आम चुनाव 1936 से 37 में इन्हीं के काल में हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। 2 प्रांतों में समर्थन से सरकार बनती है और कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु इसी समय हो जाती है। लिनलिथिगो के समय में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी
अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय स्टार्ट हो जाता है। अगला है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक वायसराय रहे। 1945 में शिमला समझौता इन्हीं के काल में होता है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में मुस्लिम लीग द्वारा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय रहते हैं। अगले वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय रहते हैं। वायसराय माउंटबेटन ने थर्ड जून प्लान जिसे बोलते हैं 3 जून का प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की, पाकिस्तान और भारत के रूप में। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना पाकिस्तान के लिए। संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, इन सभी को देखा और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। अब क्रम वाइज 1885 से लेकर आज़ादी तक 1947 तक हम देखेंगे किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय होता है, क्या क्या राष्ट्रवाद के कारण हैं और कौन कौन से संगठन हुए कांग्रेस के उदय से पहले, उन सभी को हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे बिहार स्टडी जोन चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 46 मिनट का, तो और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। निरंतर हम आपके लिए क्वालिटी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपका रिवीजन यहाँ पर अच्छे से होगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।